हाउ यू मेट पवन सिंह? कैसे आप जानते थे, कैसे आपकी शुरुआत हुई? क्योंकि उससे समझना थोड़ा हमें आसान हो आई जाएगा। मीन सबसे पहले मुझे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई 2011 में। रवि किशन जी की रवि किशन जी के साथ मुझे पहला डेब्यू करने का मौका मिला, सत्यमेव जयते फिल्म फिल्म। हिट। फिल्म हिट हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया। बैक टू बैक हमने 3-4 फिल्में की, जिससे मेरा नाम हुआ। अक्षरा अक्षरा समथिंग, कोई एक लड़की आई है जो पटना से है। वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। और यहाँ चंद फिल्मों को करने के बाद मेरी मुलाकात हुई, जैसा पवन कि सिंह से। नाम लिया आपने। हाँ जी, उनसे मुलाकात हुई, हमने साथ में 1-2 फिल्म की। और मैं थी बहुत छोटी, मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं कहेंगे। जी। तो मैं इज़्ज़त बहुत करती थी, मैं बहुत सीधी भी थी, कह सकते हैं। हम्म। तो जो जैसा कहता था उस समय ऐसा लगता था कि ही इज़ राइट, हम्म। या नो जो भी फिल्में आई मुझे ऐसा लगता था कर लेना चाहिए। ये चंद किस साल की आप कहानी बता रहे हो? ये आई मीन अराउंड 13-14 की थर्टीन बात है। फोर्टीन ओके। हमारी मुलाकात हुई, हमने फिल्में की साथ में। और फिर 14 में ही, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 14 में शायद उनकी शादी हुई थी नीलम सिंह से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तब मैं नहीं थी। ओके। तब मैं नहीं थी। शादी के टाइम में आप नहीं थी? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं था ओके। तभी। तभी हाय हेलो टाइप्स था। ओके। हम लोग साथ में 1-2 फिल्म किए और फिर कोई लेना देना नहीं। सो यू स्टार्टेड डेटिंग अराउंड 16, 15 16। हाँ जी। उसके बाद हमारी मुलाकात 3-4 साल बाद, जब डेथ हो गया, उसके बाद और भी चीज़ें हुई। हमने फिर एक फ़िल्म की साथ में। हम्म। तभी उनके तरफ से ऐसा होता था कि यार अगेन कि यू नो अपने मन मर्ज़ी के हिसाब से नहीं है ये लड़की, तो मुझे काम से कई बार हटाया गया। हम्म। तभी हमारा कुछ भी लेना देना नहीं था। और मैं वो सब फेस करती रहती थी कि यार मैं घर में जाके रिग्रेट करती थी कि मुझे आखिर मुझ में कमी क्या है कि मुझे काम नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारी फिल्मों से हटा दिया जाता है। तो ये सवाल थे मेरे मन में। एक बार ऐसे ही होता है इंसिडेंट कि वो आते हैं घर के नीचे मुझसे मुलाकात करने, और हाय हेलो होता है। तब भी कोई हीरोइन होती है उनके गाड़ी में, और भी चंद लोग थे वहाँ। आते हैं, मिलते हैं, और फिर नशे में हाय हेलो करते हैं। अरे तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ऐसा कुछ तो बोल के वो जाते हैं। और मैं कंफ्यूज्ड कि मतलब ऐसे क्या बोला इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप शुद्ध शब्दों में बोलें तो हम एक समय में बहुत भकोल रहे हैं, लोल हम्म। टाइप के, जिसको यू नो समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। और 5-10 मिनट बाद ट्यूबलाइट जैसा खुलती थी मैं कि हाँ ये हो गया। हम्म। और रोड क्रॉस करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पवन सिंह का। और एक्सीडेंट होता है, एंड आई वाज लाइक क्या हो गया। मेरे सामने होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे मिलने आए थे और ऐसे हो गया। और नेक्स्ट डे सुनती हूँ मैं, इल्ज़ामात के लंबे चिट्ठे मेरे ऊपर आते हैं। ये किस साल की लोग कहानी है? कहते हैं ये मुझे साल नहीं याद है। अप्रॉक्स एक आइडिया, मतलब अलग होने के बाद या यहाँ से शुरुआत हो रही थी? अच्छा, शुरुआत ये हो शुरुआत, रही हाँ थी, हाँ हाँ ठीक है। बहुत पहले की हाँ हाँ बात है, हाँ ठीक हाँ। है, वहां से इल्जाम चल रहे हैं। वहाँ से इल्ज़ाम चल रहे हैं। और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि इस लड़की से मिलने गए तो ऐसा हो गया, इसी के चक्कर में ये हो गया, इसी के चक्कर में वो हो गया। पूरी इंडस्ट्री में तमाम बातें इधर उधर चलने लगी। हम्म। और मैं करीबन 6 महीने डिस्टर्ब रही इस बात से कि क्या मेरी वजह से ऐसे हो गया क्या। आई मीन मैं गलत हूँ क्या, हम्म। ऐसे कैसे हो गया। और उसके बाद हीलिंग का दौर शुरू होता है। फिर वो अपने दुनिया में मस्त, मैं अपने दुनिया में मस्त अपना काम वाम कर रही हूँ। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है, मैं कर रही थी काला टीका, हम्म। सीरियल जी टीवी का। वहाँ मुलाकात होती है। और अम, एकदम से मैं ब्लैंक भी हो रही हूँ, बट ठीक है, मुझे बोलना है। हम्म। वहाँ पे मुलाकात होती है, और फिर होता है सामने से अप्रोच, जिसको अब लोग कहते हैं कि यार मैं ज़बरदस्ती अपना नाम पाने के लिए या मुकाम पाने के लिए लड़कियाँ घुसती हैं, और उसके बाद अपना नाम बनने के बाद ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। तो हमने फिल्म की शुरुआत की।
हमने साथ में लगातार कम से कम 13 से 15 शोज़ किए, बैक टू बैक। वहाँ लोग मुझे पसंद करने लगे। धीरे धीरे चल के मैं भी इमोशनल हो गई, उनकी तरह तरह की बातों में आ गई। ऐसा लगा कि यार ही इज़ द ओनली वन मेड फॉर यू। मेड फॉर मी, एंड और कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद मुझ पे धीरे धीरे जब ऐसा लगा कि ये लड़की क्लच में आने लगी है, यू नो, जो मैं कह रहा हूँ सारी बातों को मानना, सब कुछ करना, उनका एक अलग फेज शुरू हो गया। आप लिव इन में भी थे, राखी जी। सावंत ने ऐसा आरोप शायद लगाया था आप ना, पर। आरोप के तो मतलब चिट्ठे हैं। आरोप तो कई लोग कई कुछ लगाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सच हों। हम इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जो जो आप पर आरोप लगते हैं। जी, हम जहाँ से जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमें लिव इन का तो परमिशन दूर दूर तक हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाएंगे कि हमको किसी के साथ रहना है बिना शादी के। तो हम वैसे नहीं करते थे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब अब उनकी बातों में आने लगी मैं, क्या अच्छा लगा था उनका आपको? ऐसा लगता था कि वो जो भी कहें उनको मानना ज़रूरी है। मेस्मराइज हो गई थी आप पूरी तरह से। मेस्मराइज तो हो गई थी, और मैं जैसी एक्चुअल इमोशनल लड़की हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, आप समझते हैं, बट एक बिहार की लड़की या एक यूपी की लड़की किसी के साथ अगर कमिटेड हो जाए तो फिर ऐसा लगता है ज़िंदगी ही इसमें है, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं जी जाऊं, या जो भी हो जाए। तब वो दौर चल रहा था मेरा कि नाम जुड़ गया है तो मुझे अब ज़िंदगी बितानी है इस आदमी के अक्षरा साथ। सिंह उस टाइम पवन सिंह के साथ शादी करने के सपने देख रही थी। जी अक्षरा सिंह को पवन सिंह से प्यार हो गया था, मैडली इन लव। जी जी, मैडली मैडली इन लव विद हिम। उस उसके इंसान से बाद जिसको कुछ साल पहले उन्होंने एक शराबी के तौर पर देखा, कि नीचे आया, हंगामा किया, उसी शख्स से प्यार हो गई। प्यार, जो शादी, जिसकी शादी टूट गई थी, जिसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया जी, था। वो सब सोचा ही नहीं, वो सब सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि आई मीन जो है ये जो बोल रहा है ये सब सच है। आई और मीन ही इज द ओनली वन। कुछ याद नहीं कि उनकी कुछ वाइफ नहीं, ने सुसाइड क्यों किया। कुछ नहीं, मैं तह तक थी ही नहीं। मुझे कुछ आधी बातें पता भी थी, आधी बातें नहीं पता थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो जो है वही सत्य है और कुछ नहीं। लोग गलत, आपको लगता है आज के टाइम में कि लोग जो कहते हैं कि प्यार में देखना बंद हो आता है, आप सही चीजों को भी देखने का, आप अपने दिल को वजह देते हो, समझा लेते हो अपने आप को। ऐसा कह सकते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं वही हमें दिखता भी है। ठीक है, तो ये हैप्पी पीरियड फिर कितना लंबा चला आपका ये? ये चला करीबन मुश्किल से 1 साल। 1 साल के बाद नो हम साथ में काम करने लगे। उसके बाद उनका वो डोमिनेटिंग वाला जो फेज था ना, वो शुरू हो गया। किस चीज को डोमिनेंस? डोमिनेंस एज इन मैं रोज़ उनके जगने से पहले अपने घर पर झूठ बोल के जाती थी कि मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, और मैं उनके सुबह उठने का वेट करती थी घर के बाहर। उनको उठाती थी, उनका सारा काम करती थी, उनको खाना बना के खिलाती थी। एक एक चीज़ जो एक औरत करती है वो सब करती थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था ये मेरी ड्यूटी है, आपने मन में पति परमेश्वर सा बना लिया था। जो भी कह सकते हैं आप। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि रात में पूरे दिन काम करते थे, रिकॉर्डिंग्स, गाना बजाना या शूट, वो ख़त्म करके रात में उनके सोने का इंतज़ार करती थी मैं कि वो सोएंगे, उसके बाद मैं चुपके से घर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर में भी नहीं पता चलेगा। एक डर था मेरे मन में कि घर में नहीं पता चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए। वो टाइम मैं इतनी एज में तो पहुंच चुकी थी कि सही गलत पता था, और मन में ऐसा लगता था कि ये कर रही हूँ मैं, ये गलत है। घर में अगर पता चला तो पेरेंट्स डांटेंगे। तो ये डर मतलब लेकर छोटे शहर का जो आपके ग्रोन अप वो होता है, मेंटेलिटी आती है, वो आपके जहन में मेंटालिटी थी, वो मेरे वो जहन रहती में है। थी। हाँ, और ये मेरा पर सिलसिला मोहब्बत में दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि आप बहते चले जा रहे कुछ थे। कुछ नजर नहीं आता था। हाँ, बट ज्यादातर लोग प्यार में ऐसे ही करते हैं। आप अकेले कहानी नहीं है उस टाइम, शायद हम सब ने, या जो लोग देख भी रहे होंगे, सब ने ही ऐसे किया होगा, छिप छिपा के माँ बाप से झूठ बोलना, ये जाना आना मिलना। आपको लगता है शायद यही जिंदगी, यही तो हाँ, भविष्य यही है। जिंदगी लग रही थी। हाँ, और ऐसा भी लगता था कि यार एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं समझा लूंगी, मतलब जब फेस करना रहेगा घर में तो मैं कर लूंगी, स्टैंड ले लूंगी इस इंसान के लिए। हाँ, स्टैंड ले लूंगी, बता दूंगी। एंड जो भी चीजें कास्ट होती वास्ट हैं, भी सेम है, इंटरकास्ट का इशू नहीं है। आई मीन कास्ट वास्ट को मैंने कभी प्रायोरिटी पे रखा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंसान हूँ, हम्म,
मुझे करीबन क्लास 10 तक पता नहीं था कि मैं कौन सी जात हूँ। हम्म, मैं इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता चला मैं कौन सी जात हूँ। और वो जिस भी लोगों और द्वारा। इसका असर मेरे कितना। पेरेंट्स ने कभी मुझसे चर्चा ही नहीं की हम ये जाते हैं, हम्म, तुम्हारी माँ ये जाते हैं। हालांकि मेरे पेरेंट्स का इंटरकास्ट मैरिज है, हम्म। लेकिन मुझे जाति नहीं पता था कि मम्मी का कौन सा जात है, पापा का कौन सा जात है, नहीं पता हमको था। हमको ट्विटर पे पता लगा था कि हम हाँ। ब्राह्मण हैं, उसके पहले हमको अंदाजा नहीं था। ओह। ट्विटर पे हमको स्पेशली बताया गया था अच्छा। कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ऐसा। तो हमने अच्छा। कहा, हमने कहा अच्छा। पर मैं अभी भी उसको आगे नहीं रखती हूँ। मैं हम्म, इंसान हूँ और मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मरते दम तक मुझे कोई बोले कि आप इस जात से हैं, मैं नहीं, उसमें पढ़ना नहीं चाहती हम्म। हूँ मैं। सफोकेट करता है मुझे ये चीज़। और उसके बाद तो ये जो पीरियड आपका चल रहा था जिसमें आप खाना बना रहे थे, साथ में शूट कर रहे थे, फिल्में आ रही थी, शाम को ड्रॉप कर रहे थे, सुला के लौट रहे थे, सुबह अच्छे बच्चे की तरह उठा रहे थे, सब अच्छा था या इसमें भी कुछ आपकी नजर में था जो आपको दिखाई नहीं पड़ा, जो बाद में शायद दिखा? 1 साल बाद, क्या? 1 साल होते-होते ऐसा हो गया कि जब देखा कि क्लच में आ गई है, फिर होने लगा कि तुम स्टेज पे सबके सामने बोलो कि तुम्हारा मेरे से अफेयर है। ओके। तुम फ़िल्मों के दौरान सबको बोलो इंडस्ट्री में कि तुम्हारा मुझसे कुछ है। ओके। तुम और मैं कहती थी डर लगता था, घर में पता चल जाएगा, ऐसा-वैसा। ओह! दैट मीन्स कि तुमको दिखाना है कि तुम सिंगल और भी कहीं यू नो एक्सप्लोर कर सकती हो। एक्सप्लोर कर सकती हो, लोगों से मिल सकती हो, तुमको काम पाना है, तुम रिश्ते बनाओगी, तुम और लोगों को फ्लर्ट करोगी, बहुत सी बातें ऐसी थीं। जबकि मेरे मन के भीतर ये ज़रा मतलब दूर-दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक इंसान के साथ किसी को डेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं नज़र उठा के भी किसी को देख लेती हूँ तो वो पाप है। मेरे जैसी लड़की को उस समय ऐसा लगता था। अब ये चीज़ें शुरू हुई, स्टेज पे जाने लगी मैं। फिर एक दौर शुरू हुआ जहाँ पे मुझे पैर छूना था। मैं पब्लिकली जाऊँ स्टेज पे, मेरा पैर छूना है। तो ये पवन सिंह ने आपसे कहा क्या कि पैर छूना जी, मेरा? जी, मेरा पैर छूना है, क्योंकि मुझे पसंद है, मेरा पैर छूना है, स्टेज पे चढ़ते लोगों को बोलना है, लोग जैसे बोलें वैसे ही रहना है, और आपने किया? मैं जैसा बोलूँ वैसे ही रहना है। जी, आपने किया? मैंने आपने स्टेज किया, पे पैर छुए आपने? मैंने किया, मैंने किया। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन बातों को मैं एकदम क्लियर अपने थोड़ा टाइम लेके बोलूँगी, लेकिन एक-एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, हम्म। उन सारी लड़कियों के लिए जो ये फेस करती हैं और चुप रहती हैं। और कई कर भी रही होंगी। और कई कर भी रही हैं और उसके बाद उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो मर जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे, वो लड़का क्या कहेगा। तो वो समाज की जो कुरीतियां हैं ना, उन जद्दोजहद में मैं मारना नहीं चाहती हूँ और आने वाली लड़कियों को। इसलिए मैं उन सारी बातों पे, उन सारे मुद्दों को आज ख़त्म करना चाहती हूँ। वो सारी बातें आज बताना चाहती हूँ जो मैंने झेला है एक समय में। अभी ये एक सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पर मुझे डोमिनेट किया गया, मुझे हर तरीके से क्रश किया गया मेंटली। मैं जब सेट पे जाती थी तो ऐसा होता था कि शॉट लगा है, मुझे पैर छूना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, पूरा हाथ टच होना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, उस दिन कान में कुछ आके ऐसा बोल दिया जाएगा जिससे आप विचलित हो जाएंगे, जिससे आप इतने परेशान हो जाएंगे कि ना आपको मरते बनेगा ना जीते बनेगा। तुम्हारा उससे चक्कर था? हाँ था। तुम्हारा उससे चक्कर था? नहीं, नहीं था। उससे चक्कर था? हाँ था। नहीं था? नहीं, नहीं था। वो करते करते अचानक मेरे ऊपर बड़ाम से टीवी फोड़ दिया जाता है, टेबल फोड़ दिया जाता है, क्योंकि तुम एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो, तुम नहीं एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो। तो मैंने उस दौर को देखा है जहां जानवर को देखा है मैंने। तो इतनी डरा दी गई मैं, कंटिन्यू इतनी डरा दी गई मैं कि मुझे डर से डर लगना बंद हो गया। तब जाके आज मैं यहाँ पे। और ये सब प्यार में, पॉजिटिव में, ये प्यार में। कि मैं प्यार में हूँ इसलिए कर रहा हूँ।
प्यार में हूँ। गलत मत लेना इसे। जी माफी भी मांगी होंगी फिर तो बाद में जी जी, बहुत बहुत कि बहुत। गुस्से में था, प्यार गलती से हुआ। हम्म। तुम तो जानती हो तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। आप पानी पियेंगी? हम्म। आपको पता है ये जो आपने बात बताई, ये न सिर्फ किसी इंडस्ट्री में बल्कि आमतौर पर भी रिलेशनशिप्स में हर तीसरी चौथी लड़की के साथ नॉर्मल चीज़ है, जिससे हम प्यार का नाम देते हैं, फिर वो टॉक्सिटी बन जाती है और उस टॉक्सिटी को हम प्यार के नाम पर सहते रहते हैं, और फिर कब वो हमें ही ख़त्म कर देती है पता नहीं लगता। पता नहीं लगता। कितना कितना लंबा समय था ये जो आपने, ये वाला पीरियड रहा आपका? करीबन 2 साल। किसी को 2 साल मैं एक इनसिक्योरिटी में जी रही थी। जब मैं इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेसेस से भी मिलती थी कि मैं अंदर से इतनी टूट गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि वो कितनी सुंदर है, मैं कितनी बेकार दिख रही हूँ, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। क्योंकि हर शॉट के पहले मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर हट के इससे काम करूँगी, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा जज किया जाएगा, इंडस्ट्री के लोग भी काम नहीं देंगे, तो काम नहीं देंगे तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगी। मुझे ऐसा लगता था ऑल इन ऑल, मतलब जो भी है यही है, और अगर मैं इससे हटती हूँ तो लोग बोलेंगे कि ये तो चरित्रहीन है, इसका तो यही काम ही है। क्योंकि मैं जिसके साथ भी काम कर रही थी या करती होती थी, उनसे मेरा नाम जोड़ दिया जाता था। मेरा कसूर ये था कि मैं सुंदर दिख रही हूँ, मेरा कसूर ये था कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो जाते थे, मेरा कसूर ये था कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ। बस यही मेरा कसूर था। आपने ये सारी बातें उस टाइम किसी फ्रेंड से शेयर की, कोई फीमेल एक्ट्रेस या कोई दोस्त? क्योंकि लोग पूछते होंगे ना आपकी, तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हो? मेरे कुछ फ्रेंड्स इन बातों को जानते थे, हम्म, पर उन लोगों का नाम मैं ज़िक्र नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से बहुत आगे आ गई हूँ। कुछ लोग थे जो लोग अपनी आँखों से देखते थे मुझे वो सेट सब झेलते हुए। सेट पर तो होगा ना, मेकअप आर्टिस्ट होंगे, प्रोडक्शन के लोग होंगे। सब देखते थे, लेकिन दोष मुझे देते थे ना, वही डर मेरे अंदर था किस चीज़ कि का? कोई अगर सेट पे टाइम पे नहीं आ रहा है, इसी की वजह से टाइम पे नहीं आता है, इसी की वजह से फिल्म पे ध्यान नहीं दे रहा है, अरे यही मेन जड़ है। तो जो भी होती थी वो मेन में ही होती थी। एब्यूजिव रिलेशनशिप था या नहीं? था बहुत गंदा। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हमने प्यार कम बिताया हो, सफोकेशन ज़्यादा हो, तिल तिल मरती मैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि जो है यही है। अब यहाँ पर फिर एक सवाल जो लोग लिखते हैं या आप पर आपको जज करने वाले कहते हैं कि अक्षरा सिंह वोकल तब हुई जब पवन सिंह ने शादी ज्योति सिंह से कर ली। शादी ना हो पाने की किलस में वो इतनी सारी बातें करती हैं। ये जो पार्ट आपने बताया कि 2 साल से आप उलझन में थी, घुट रही थी, मर रही थी, पैर छुआए जा रहे थे, गालियां पड़ रही थी, ये कोई जिक्र नहीं करता है, तो आप वोकल कब हुई फिर? आई I मीन बहुत से लोग ऐसे, मैं जब रिलेशन ये ख़त्म हुआ, जिस दिन मैं गई थी पटना, और वो सारा ज़िक्र यूट्यूब पे आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी सारी बातें रखी थी। जब पानी सर से ऊपर हो गया था और मुझे लगा कि अब नहीं, बस हो गया, तब मैंने एक एक बात का ज़िक्र किया था। मैं उस इंसान को तब भी ज़लील नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी अच्छा वक्त गुजारा था। बेशक बहुत अब्यूज़िव रहा रिलेशनशिप, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी मैं उससे अलग होने के बाद मैं किसी को ज़लील नहीं करना चाहती थी। मैं अपने ज़िंदगी में खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अच्छा काम कर लूँगी, अच्छा नाम बना लूँगी, तब भी सर्वाइव कर लूँगी। जब रिलेशनशिप ख़त्म होता है हमारा, हम लोग जाते हैं एक शो के लिए और पता चलता है कि शादी है, 2 दिन बाद शादी है, और
मुझे पता और लगता तब भी आप है। और रिलेशनशिप में थे? रिलेशनशिप में थी। अरे उसके कुछ दिनों पहले मुझे नहीं पता था कि प्लानिंग चल रही है कि ये जो भी उनका पास्ट रहा है, उन्होंने ये सोचा कि मैं उनसे घर ले लूँगी, उनके पैसे के लिए उनके साथ हूँ, या उनको धमकाऊँगी। जो भी उनका पास्ट रहा है कि भाई रिलेशन ख़त्म हुआ तो अब मुझे पैसे दो या मुझे घर दो कि मैं हाँ, मतलब सेफ उनकी रह जो फर्स्ट सकूँ। वाइफ पर आरोप लगे थे, शायद मुंबई में घर वर ले लिया था उन्होंने। जी, तो ऐसा उन्होंने मेरे लिए भी सोचा। तो मुझसे आई थिंक 15-20 दिन पहले मुझे 5 लोग हुआ करते थे जिन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया, और मुझे ऐसा लगता था कि कितने अच्छे लोग हैं ये लोग, आई मीन दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, दैट मीन्स मेरे भी वेल विशर हैं। अगर प्यार से बात कर ले कोई तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कितना भला सोचता है ये। मुझे बातों में घुमाया गया, मुझसे बकायदा स्टैम्प पेपर पर ऐसे वो लगता है ना स्टिकर, वो लगा के बकायदा कोर्ट से पेपर बन के आया था, और उस पेपर पे लिखा था मैं अक्षरा सिंह किसी भी जायदाद, किसी भी पर्सनल मैटर या और भी चीज़ों में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये लिखा हुआ था। और मुझे ऐसा बोला गया था कि हमार माई तहरा पे भरोसा नहीं खी करत, तो हमार माई खाती साइन कर देवे बेटा। तो मुझे लगा मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र। मैंने बोला अगर मेरी नीयत साफ है तो आप कहीं पे भी मुझसे साइन करा दो, मैं कर दूंगी। मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बहुत सी हीरोइन ऐसी हैं, बहुत सी हैं जो कट टू कट काम लेती हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में रह के। बहुत से लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत नाम बना लिया है, बहुत शोज़ किए हैं साथ में, लेकिन मेरा मोटिव ये था ही नहीं कि मुझे बहुत सारा काम मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बैक टू बैक मेरी कम से कम 1000 फिल्में आती, हर महीने हम एक फिल्म करते। मेरा ये नहीं था, मेरा था उस आदमी को संवारना, उस आदमी की उसको खिलाना, उसका केयर करना। मेरी ज़िंदगी यहाँ तक थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं उससे, उस लिमिट के बाहर मैं कभी नहीं गई। कट टू वो साइन करती हूँ और फिर पटना होली के टाइम हम लोग पहुँचते हैं और पता चलता है कि 2 दिन बाद शादी है। मुझसे बोला जाता है कि मेरी शादी है, आज तक मेरा शॉपिंग, मेरे कपड़े, सारा कुछ तुम ही खरीदती रही हो, तो ये जाके खरीद दो, तो शादी की शॉपिंग भी तुम कर दो। तो मैंने ना ना हाँ कहा ना कहा, मैं चुपचाप उनकी बातों को सुनी, नो रिएक्शन एट ऑल। मैंने बोला ठीक है चलती हूँ। गई जाके पटना में। अब चूंकि उनको बहुत बड़ा शौक था कि वो उजागर करें कि हमारा रिलेशनशिप रहा था, हमारा रिलेशनशिप था, ये उनको उजागर करना था। तो मंच मंच पे ये जितना मेरी बोला। मेरी बंदी है, जी, मतलब मेरी बंदी मेरी है बंदी है, जी। तो कोई और ना देखे। जी, तो अब तो पूरी पब्लिक जानती थी कि भाई इन्हीं दोनों की शादी हो रही है। शादी की खबर फैली और ऐसा हुआ कि अक्षरा और ये ही शादी कर रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। मैं पहुंची, उनके कपड़े से लेके यहाँ तक कि मैंने बोला कि लड़की का भी कपड़ा ये ले लीजिए ये। क्यों कर रहे थे आप ये फिर? आप तो प्यार करते थे, आप तो रिलेशनशिप में थे, क्योंकि आपको जब तो पता होना चाहिए, आपको डिच कर दिया गया, फिर आप क्यों कर रहे थे? जिद नहीं थी, नहीं, आपको पता उन्होंने डिच कर दिया गया आपको। पर मुझे जिद नहीं थी, मेरी जिद नहीं थी उसको पाने की। मैं प्यार निस्वार्थ करती थी। मुझे ये नहीं चाहिए था कि वो ज़बरदस्ती मेरे साथ रहे। जब सामने वाला जिसके साथ आप रहने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जिसके साथ आप समय बिता रहे हैं, जिसको आप प्यार करते उनकी वो हैं। अरेंज मैरिज थी या वहां भी लव था? अरेंज मैरिज। ओके, तो बलिया आप, की रहने वाली ज्योति सिंह। हाँ जी, तो आप प्यार को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो जब सामने वाले ने ये खुल के कह दिया आपको, तो फिर वहां पे इफ बट की बात नहीं आती है, ना कोई सवाल होता है। बट आपका तो अधिकार था ना, आप उनको खाना खिला रही थी पवन सिंह को, आप उनको कह रही हैं मैं पवन सिंह को सजाती थी, पवन सिंह को संवारती थी, सुलाती थी, उठाती थी, सारी चीजें, पैर छू रही थी स्टेज के मंच पर। जब वो शादी कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि 2 दिन बाद मेरी शादी है, शॉपिंग कर लो, तो आपको तो अधिकार था ना पवन सिंह से पूछने का कि फिर मेरे साथ क्या था, नहीं, मैं क्यों कर रही थी, नहीं, क्या तुमने मेरा इस्तेमाल किया? नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं पूछा। इसलिए नहीं पूछा कि जब आप कहीं पे ना निस्वार्थ रहते हैं ना,
तो आप किसी को बांध के नहीं रख सकते हैं अभी भी आपको ये लगता है आपको। हाँ। कि अभी भी ये लगता है, या लगता है कि नहीं, अच्छा होना और बेवकूफ होने में अंतर होता है? लगता है अब लगता है। फिर आपने शॉपिंग करवा दी। हाँ वो जी। एक गाना आया था प्रियंका चोपड़ा की, साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। अब हाँ, बड़ा अच्छा एकदम। कह सकते हैं हाँ, तो या आपने दूल्हा सजा दिया अपने ही, जिनको ख्वाबों में पति मारा उनको सजा सवा कर किसी और के पास भेजा। भेज दिया। फिर अब उसके बाद हम जिस जगह से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम किसी के साथ शादी होने के बाद नहीं रह सकते हैं। ये परवरिश मिलती है, हम बचपन से यही सीखे हैं समाज में रह के, दिस इज नॉट राइट। तो मेरे मन में मैं तिल तिल वहाँ से ही मरना शुरू हो चुकी थी। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो मुझे इनकम्प्लीट थे, जिसको पूरा करना था। शादी करने के आने के बाद मैं नींद की दवाइयाँ लेने लगी, मैं शादी में डिप्रेशन गए में थे आप? जाने लगी। नहीं, मैं बंद थी एक कमरे में। मुझे चंद दोस्तों ने मिलकर मुझे बंद किया हुआ था। और मॉम डैड को पता लग गया था? नहीं पता था, वाया अभी भी? वाया बाद में पता चला। उनको उड़ते उड़ते खबर आई कि शादी होने वाली है। और तो शादी जब होने वाली थी तब पता लगा कि हाँ भाई, ऐसा मामला आगे बढ़ गया था। बट हमारी कोई बातचीत नहीं। ये बाद में मुझे पता चला कि पापा ने बोला हुआ था मम्मी को कि इससे बात नहीं करना है उसको। इस टॉपिक पे? हाँ, इस टॉपिक पे बात नहीं करना है उसको, इस जोन में अभी अकेले छोड़ दो, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये मुझे बाद में पता चला जब मैं घर आई। अब मुझे ऐसा था कि नेक्स्ट डे, शादी के नेक्स्ट डे शो कोलकाता में, और मेरे पास अभी भी प्रूफ के तौर पर सारी चीज़ें, अभी भी लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन वो सारा प्रमाण मेरे पास है। क्योंकि मैं लड़की हूँ ना, लड़कियों को जलील करने में एक सेकंड भी नहीं लगता। तो वो प्रमाण रखना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर चीज़ें बिगड़ें तो आप दिखा पाएँ क्या। एक सवाल पूछे ईमानदारी से, हाँ हाँ। डू यू स्टिल लव पवन सिंह? नॉट एट ऑल। आप नाम ले रहे हो, मेरे नज़र के सामने उसका चेहरा भी नहीं आ रहा है। ओके। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। नफरत है? ना नफरत है ना प्यार है। शिकायत भी वो नहीं? शख्स ही नहीं है मेरे सामने। आई मीन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। पता नहीं। शादी के बाद जो भी ज्योति सिंह ने हाल फिलहाल में आरोप लगाए थे, बहुत ज्यादा आप पर आरोप लगे थे, उसमें एक आरोप यह था कि शादी के बाद उन्होंने फोन लगाया और वो फोन अक्षरा सिंह ने उठाया, कहा शायद पीकर वो सो रहे हैं, ऐसा उनका आरोप था। नहीं, मैं बता रही हूँ, उससे पहले का किस्सा तो मैं पहले बता लूँ। जी। वो ये था कि शादी तो हो गई, वो आए, और अब मैं वहाँ से डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, मुझे ऐसा लगा मैं कैसे फेस करूँगी। मैं नींद की दवाइयाँ लेने लगी, मैं सिट्रिजिन बहुत सारा खाने लगी, क्योंकि मुझे उससे नींद आती थी। फिर नींद की दवाइयाँ इधर उधर मांग के, प्लीज़ दे दो भैया, प्लीज़ दे दो दीदी, जो भी मिलता था उससे मांग के मैं डेड रहती थी कि अब मुझे ये काम पूरा करना है। हम लोग शो में गए। शो में जाने के बाद एयरपोर्ट पे, चूँकि मेरा सीट अलग हो गया था और मैं उनको टांग के लेके जा रही थी क्योंकि वो बहुत नशे में धुत थे। हम लोग कोलकाता पहुंचते हैं, ऑर्गेनाइज़र आता है, उनको गाड़ी में बैठाता है, और वो तुनक मिजाजी हैं, बहुत सनकी कह सकते हैं। अचानक से वो मेरा पूरा बैग फेंक दिए एयरपोर्ट पे, और उनके साथ चंद लोग होते हैं, जैसे उनके साले और भी लोग, जो लोग उनको उनकी वाहवाही करते हैं। उनको भी वो पसंद नहीं है, लेकिन वो झूठी वाहवाही करते हैं क्योंकि कुछ तो स्वार्थ रहा होगा या कुछ तो चीज़ें होंगी। वो मुझे संभालते पीछे से आए और बोले, चुप चुप चुप, अरे क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रहे हैं। गाली गलौज देते हुए उन्होंने चंद फैंस को भी मारा कोलकाता में, और वो अलग गाड़ी में गए। और ऑर्गेनाइज़र अगर सुन रहे होंगे, चंद लोग होंगे जो चाटुकारिता करते हैं, और चंद लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं, और एक एक चीज़ उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा है। वो बैठते हैं, निकल जाते हैं, और मैं टूअर जैसा खड़ी होकर देखती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। वो आता है, आके कहता है कि आप दूसरी गाड़ी में बैठ जाइए प्लीज़। और मैं जाके होटल के नीचे खड़ी रहती हूँ, क्योंकि वो टॉर्चर मुझे नहीं झेलना होता है। मैं खड़ी रहती हूँ कि अगर कुछ भी मैं बोलती हूँ अभी,
तो शायद वो इतना ज़्यादा ओवर हो जाएगा, या तो मैं मारी जाऊंगी या तो कुछ भी हो सकता है। आप पर हाथ उठाया उन्होंने कभी? बहुत बार, बहुत बार। थप्पड़? हाँ, और एक बार शायद मैं मरते मरती भी बची हूँ, सार्वजनिक या फिर बंद कमरों में? बंद कमरों में। मैं मरती मरती बची हूँ। वो जहन में अब भी आता है तो मैं कांप उठती हूँ। हुई हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकती। मेरे हाथ पैर अभी भी वो हो रहे हैं। अब ये होता है, उसके बाद वो शो करने जाते हैं। शो में मुझे नहीं लेके जाते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि माफ़ी मांगो। तो बिना बात का भी मुझे माफ़ी मांगना होता था। मैंने गलती नहीं की बट है। यहाँ क्यों? अब तो शादीशुदा हो गए थे, आप अलग थी, वो अलग थे। माफ़ी मांगो, क्योंकि उससे ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है। माफ़ी मांगो, कैसे माफ़ी मांगो? पैर पे पूरा गिर के माफ़ी मांगो। साष्टांग? हाँ, पैर ऐसे पकड़ के माफ़ी मांगो। और वो एक ऐसा लगता था कि एक्टिंग कराया जा रहा है मुझसे, ज़बरदस्ती। ऐसे नहीं, ऐसे पैर छुओ, पूरा पैर छू के माफ़ी मांगो, कान पकड़ के सॉरी बोलो, हमसे गलती हो गई। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद नहीं करूँगी। एयरपोर्ट पे ऐसा क्यों किया, दूसरे सीट पे क्यों बैठी, नहीं बैठूंगी, गलती हो गई। तो चंद चीज़ें थीं जो रटी हुई, मुझे बैक टू बैक बोलना था। वो बुलवाया जाता था क्योंकि किसी का ईगो सेटिस्फाइड हो रहा था। और चंद लोग जो मेरे इर्द गिर्द थे, वो लोग जानबूझ के मुझे और तोड़ना चाहते थे और तोड़ते जाते थे कि आपको करना ही पड़ेगा, यू आर हेल्पलेस राइट नाउ, आपके पास कोई साधन नहीं है, अगर ऐसे करोगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगी तो वैसे हो जाएगा। शो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। बहुत सी चीजें मुझे डरा दी गई थी कि भाई ऐसे नहीं करना है। और मैं दिन काट रही थी, सच बताऊं तो उस दिन से मेरा दिन काटना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे किसी का रखैल बन के नहीं रहना था। मुझे ऐसा कहा गया था कि उनके ही चंद दोस्तों ने कहा था, अगर उनके अंदर इंसानियत होगी, ईमान होगा, तो कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू देखेंगे या अम, कहीं रात में सोएंगे तो उनको एक बार जहन में ज़रूर याद आएगा जो उन्होंने किया था या उन्होंने अपने आँख के सामने देखा था। मुझे कहते थे लोग कि आपको ये चाहते हैं कि आप रखैल बन के उनकी रहें, कीप बना के रखना चाहते हैं कि इधर बीवी भी रहे और इधर आप भी रहें। वो मुझे मंजूर नहीं था, मुझे नहीं बनना था। मैं अकेली जीवन गुजारना चाहूँगी, पर मैं ऐसी जगह से नहीं आती हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी काटनी पड़े। शादी के बाद आप फिजिकली इन्वॉल्व थे उनके साथ कभी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोशिश की आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं। आई मीन कोशिश ऐसा था कि ज़बरदस्ती आपको नौकरानी बन के रहना था। ओके। चंद चीज़ें मुझे सुनने में आई कि कहा जाता था कि फ़ोन उठाना एंड ऑल। मैं फ़िल्म कर रही थी उस समय। देखिए, मैं बहुत सी चीज़ें, डिप्रेशन का दौर ऐसा रहा है मुझ पर हावी कि मैं बहुत सी चीज़ें भूल गई हूँ। मुझे ज़ोर डालना पड़ता है दिमाग पे, क्योंकि मैं बहुत ओवर यू नो क्या बोलें, शब्द नहीं मिल रहा है, शब्द नहीं मिल रहा है। सो वो फेज़ ऐसा रहा है कि मैं बस निकाल रही थी और वो फ़िल्म पूरा करने के लिए मैं पहुंची। माँ तुझे सलाम, अभी याद आया, आई एम सॉरी। वहाँ सेट पे पहुंचती हूँ और अगेन नशे में रहती हूँ। पता नहीं लगता है कि आई मीन क्या करना है। वही रूटीन कि सुबह उठना है, पैर दबाना है, खाना खिलाना है, सेट पे उनको भेजना है, उसके बाद मुझे तैयार होके जाना है। ये ड्यूटी थी मेरी, वो तो पूरा करना है। नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। सर का मूड अगर ख़राब हो गया तो शूटिंग पैकअप हो जाएगा, और शूटिंग पैकअप हुआ तो जिम्मेदार एक अकेली मात्र अक्षरा सिंह, क्योंकि यही घटिया लड़की है यार। ये इतनी बच्चलन लड़की है, इतनी बेकार चरित्रहीन लड़की है कि इसने इस लड़के का माथा खराब कर दिया है, इसने इसको सब कर दिया है। ये लड़का तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही कमाल का आदमी है, ये लड़की बेकार है यार। उसके बाद मैं सीन की तैयारी करती हूँ, रेडी होके जाती हूँ, सर का मूड ऑफ है, कुछ चीज़ें चूक गई, चंद चीज़ों में मैं खड़ी नहीं रही। सीन करके आते हैं, सर का मूड खराब है, कान में कुछ उटपटांग बदतमीजी कर जाते हैं
और मैं वैसे में ही सीन करती हूँ, दिमाग डिस्टर्ब में ही। क्या बातें बोलते थे कान में जो आप, क्योंकि कान में बातें आप जब आप बोलती हैं तो आपके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, ऐसा लगता है कुछ आपको कुछ जहनी तौर पर डराने वाली चीजें निकल कर आती हैं। आई मीन चंद चीज़ों को ना ही बोलें तो अच्छा है। आप बहुत कुछ कह रही हैं, आप कह सकती हैं, क्योंकि लोगों को जान आपने कहा ना, आपने ये शो इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लड़के जो इस इंडस्ट्री में हैं, अलग अलग एक्टर्स साथ वो काम करती होंगी, कैमरा ऑन होगा मुस्कुराती होंगी, लेकिन उस बिहाइंड द सीन में शायद ये वो लम्हे हैं जिनका जिक्र कोई नहीं करता। एक लड़की की डेथ भी हुई हाल फिलहाल में भोजपुरी इंडस्ट्री से, और उस घटना ने सबको हिला कर रख दिया था। शायद कोई आकांक्षा दुबे दोबारा ना हो अगर आपकी जी, बात सुने, शायद। वही है, मरने के बाद सांत्वना लोग दे देते हैं, लेकिन जिंदा जब रहते हैं तो उनको मारने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये होता है। क्या कहा गया काम? लोगों के साथ नाम जोड़ना, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना, आप बहुत ही निम्न स्तर के हैं, आपको मॉरली तोड़ना, आप बहुत ही ख़त्म हैं, आपको तो कोई पूछेगा नहीं, हम नहीं हैं तो आप चरित्रहीन हैं, आपसे घटिया कोई इस दुनिया में होगा नहीं। आप मार्केट में जाएंगे तो आप पे थू थू होगी, क्योंकि आपका हर किसी से संबंध रहा है, नहीं रहा है, फिर भी रहा है। तो इन चीज़ों से मैं डिस्टर्ब होती यहीं पर थी। एक क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। जी। अक्षरा सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी और मेल एक्टर को डेट किया है? डेट एज इन नहीं, उस तरीके से बिल्कुल नहीं, लेकिन लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें कही हैं, बहुत लोगों ने नाम भी जोड़ा है, इस लेकिन पीरियड में किया था जब पवन सिंह को साथ आप थे? जी, इस पीरियड में किया था 2014 से 17-18 के बीच में किसी और जी को नहीं, डेट? जी नहीं, मैंने नज़र उठा के कहीं भी नहीं देखा। उसके बावजूद आप सुन रहे थे? बहुत सुन रही थी, क्योंकि अब पता नहीं क्या कारण रहा हो, पॉजिटिवनेस रहा हो, या उनका पास्ट रहा हो, या जो भी चीज़ें क्या थी। अक्षरा सिंह ने अपनी कीमत बहुत हल्की कर ली, खुद को बहुत हल्का कर लिया, बहुत ज़्यादा, गिव अप करती गई, ये सोचा शायद इससे आगे दुनिया नहीं है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं बता तो रही हूँ, मैं इनसिक्योर्ड हो गई थी। अब सेल्फ डाउट सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा था, मुझे ऐसा लगता था किस मैं चीज, कुछ हूँ ही नहीं। काम को लेके, अपने आप को लेके, शक्ल को लेके, हर चीज को लेके? शक्ल को लेके, काम को लेके, ऐसा लगता था कि अब कुछ है ही नहीं। बचपन से खुद काम करती रही हूँ, कम उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू किया। अम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद जो अर्न करके अर्जित कर पाऊँगी, वो पेरेंट्स पे कितने दिन तक निर्भर रहेंगे आप। तो मैं बचपन से ही, मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्लास 7th 6th में थी तब से ही मैंने काम करना, पॉकेट मनी कमाना शुरू कर दिया था। तो वो एक डर लगता था कि मैं अगर, मेरा काम छिन जाता है, मैं कहाँ की रहूँगी? मैं अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाऊँगी, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी लाइफ में। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ दिया गया। और उस इंसान की भी आदत होगी, उम, इंसान की भी आदत लग जाती है कई बार। हाँ, इंसान की भी आदत डेफ़िनिटली, जब आप कुत्ता पालते हैं, कुत्ते से प्यार हो जाता है, तो आप इंसान की तो क्या ही हम आप बोलेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, बहुत बेइंतहा प्यार था। लेकिन मुझे रहना नहीं था, मुझे साथ नहीं रहना था, क्योंकि वो शादीशुदा हो गए थे। अब चीज़ें हो गई कि शूटिंग पैकअप हुआ, वापस रूम में आए, तो अगेन मजमा लगा, लोग दारू पी रहे हैं, वहाँ पे चखना बना के दो, और जितनी चीज़ें हैं वो सब अरेंज करके दो, अगर नज़र के सामने आप नहीं दिखे। मैं ज़्यादातर अवॉइड करती थी कि मैं अब सामने ना दिखूं, क्योंकि मैं फेस नहीं कर पा रही थी, मैं उसको देख ही नहीं पा रही थी। तो मैं आती हूँ, अपना काम करती हूँ, करके चली जाती हूँ, तब तक वीडियो कॉल लगाया जाता है, वो अपना फ़ोन पे बात करते थे। आ, इधर आओ ज़रा, बात कर रहा हूँ वीडियो कॉल पे। बाहर दरवाजे पे वेट करो, और जब तक हम ना कहब, वहीं खड़ा रहना है। मैं बोलूँगा तो अंदर आना, फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। अपनी वाइफ से बात करते थे, और मैं कहती ठीक है, क्योंकि मुझे वो समय काटना था, वो दिन गुजारने थे मुझे। मैं बाहर दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी। उस वक्त इनका एक साला हुआ करता है, उसका भी नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन मुझे बहन बोलता था। ये फर्स्ट वाइफ से सेकंड वाइफ से?
सेकंड वाइफ से। Okay. सेकंड वाइफ से नहीं, उनके खानदान में ही ऐसा रिश्ता Okay. निकलता है जिस पे वो साला कहते थे, और वो मुझे बहन मानता था। वो मुझे देख के बाहर रोता था, मुझे सांत्वना देता था, मुझे समझाता था, और मैं भी कहती थी भैया, और उसके ही कंधे पे रो लेती थी। और ऐसा लगता था बस दिन काट रही हूँ मैं, बस ये फिल्म वगैरह ख़त्म हो और मैं जाऊँ, बस जाऊँ यहाँ से। वो बातें करते थे, मैं बाहर रहती थी, गलती से अगर दरवाज़ा खोल करके पैर दुखने लगता था, 1.5 घंटे 2 घंटे ठंडी में खड़ी रहती थी, कांपती रहती थी, दरवाज़ा खोल के पूछती थी आ जाएं क्या, क्योंकि खाना खिला के मुझे जाना होता था सोने के लिए। तो दरवाजे से ज़ोर से चिल्ला के गंदी गालियों का प्रयोग, और भागी यहाँ से, बोला ना उधर खड़े रहे, बोलूँगा तो अंदर आना। और मैं दरवाज़ा बंद करती थी, दरवाज़ा बंद करती थी और वहाँ खड़े होके बस कांपती रहती थी और रोती रहती थी। आप इतनी कमजोर हो गई थी, मतलब इतनी कमज़ोर हो गई थी। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एक बोल्ड महिला की पर्सनैलिटी आती है, रील्स आती हैं, पटना की जी लड़की हैं, डरते थोड़ी ना है, वही वो तो रील कहते है। हैं कि इतना डर 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 डर, इतनी डरा दी गई कि वो डर से ख़त्म हो गया, डर ही ख़त्म हो गया, डर ही नहीं रहा, फिर कहाँ निडर हो गई कहाँ मैं। पे स्टैंड लिया फिर, कौन कौन सा हाई टाइम था, लगा यार अब हो गया? बस वहाँ पे वहाँ से निकले हम लोग। हम्म। मुझे रात में मैं बचाव की कोशिश कर रही थी कि वो आदमी बाहर ना निकले, दारू पी के बाहर निकल रहे थे चिल्लाते हुए, मुझे ही डराने के लिए। तब तक ऐसा लगता था कि इधर उधर कोई सुन ना ले, कोई सुनेगा तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं तब भी उस आदमी को प्रोटेक्ट करती थी, इज्जत बचाने के लिए। दरवाजे पे खड़ी हुई और मैंने बोला प्लीज़ प्लीज़ आप बाहर मत जाओ। इतने ज़ोर से उस आदमी ने मुझे धक्का दिया कि मैं बेड पे जाके गिरी और मेरा ये वाला पार्ट फ्रैक्चर हो गया। गिरी तब भी मैं खड़े होके रोने लगी। वो जिसको भाई कहती थी वो आया, आके मुझे उठाया, उठा के वो गया अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में गई। नेक्स्ट डे वहाँ से उठी, मैंने बोला बस बस हो गया। एक लाइन से जितने प्रोड्यूसर्स थे मैंने सबको कॉल किया, बोला सर मुझसे काम नहीं हो पा रहा है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फेस नहीं कर पाऊँगी सर, मैं नहीं, आप दूसरे किसी को कास्ट कर लो। और हीरोइंस का भी नाम बताया, सर इनको इनको कास्ट कर लो, मुझे छोड़ दो सर, मैं नहीं कर पाऊँगी, आज से मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे काम नहीं हो पाएगा। छोड़ छाड़ के मैं बॉम्बे पहुंची। वही लड़का जो जिसको भाई बोलती थी वो आया मुझे पहुंचाने मुंबई। मुंबई उसी टूटे हुए हाथ से। घर आई, पापा को देखा और एकदम सूख के अजीब सी हो गई थी मैं मर गई थी एक तरीके से कह सकते हैं आप। घर पहुंची, एक रूम में करीबन मेरा 1-2 हफ्ता या 15-20 दिन से ज़्यादा बंद बंद मैंने समय निकाला। मम्मी पापा, मम्मी तो समझ गए गए थे, पापा भी समझ गए थे, थोड़ा स्पेस दे रहे थे वो लोग मुझे कि खुद बताऊंगी। लेकिन वो फेज़ मैंने डिप्रेशन की दवाई लेके, नींद की दवा लेके किसी तरीके से काटा होगा कह सकते हैं। बस मर नहीं रही थी, बाकी सारा कर्म हो गया था मेरा। अचानक पापा बैठाते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम नशा कर रही हो। मैंने बोला नहीं नहीं, एक काम करो, तुमको कुछ पीना है, तुमको कुछ नशा वशा करना है, दारू पीना है, तुमको नींद की दवा लेनी है, तुमको क्या करना है वो मेरे साथ बैठ के करो, आओ चीयर्स करते हैं हम लोग, पियोगे? बोला नहीं। और एक बाप का ऐसा कहना एक बेटी के लिए कितना दर्दनाक होगा। पापा ऐसे कह रहे थे जिसको मैंने बचपन से कभी नहीं सुना कि मैं पापा के साथ चीयर्स करूं बैठ के, या नशा नशा की बात पापा कैसे कर रहे हैं जिस बात से मैं डरती थी। मैं चुपचाप खड़ी थी, नहीं नहीं बोलती रही। कट्टू उन्होंने बोला कि मैं एक बाप होके कहता हूँ, अभी जाके जाओ, जाके फांसी लगा लो अंदर रूम में, मैं बाहर हॉल में हूँ, या तो फांसी लगा लो अभी के अभी, मैं संतोष कर लूँगा कि मेरा जो औलाद था इतना कमज़ोर और बेकार था कि वो मर गया, मैं सेकेंड डे से आंसू पोंछ लूँगा, या तो अभी हाई टाइम है, लड़के दिखा, कुछ करके दिखा, कुछ बन के दिखा।
उनका ऐसा कहना मुझे इतना हिम्मत दे गया अंदर से, फिर पलट के नहीं देखी मैं सर। तो आपने पहली बार कब उनके खिलाफ बोला फिर? ये तो इंसिडेंट पापा के साथ हो, पापा ने आपको हिम्मत ताकत दी। जस्ट नेक्स्ट डे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? जी नहीं, फिर? मेरा काम रोकना शुरू हो गया ओके। इंटरनली। मैं गाना गाने लगी, मेरे सारे काम बंद हो गए। फिल्म तो मैंने खुद ही छोड़ दिया था। चंद और काम थे जो मैं और हीरोज़ के साथ कर रही थी, वो सारे हीरो ने बोला मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एक पावरफुल इंसान ने बोल दिया इंडस्ट्री के कि काम नहीं करना उसके साथ, तो लोग नहीं कर रहे थे मेरे साथ काम। हीरोइंस भी मेरे लिए मेरे खिलाफ बोलने लगी। प्रोड्यूसर्स चंद जो मेरे फेवर में भी थे, वो लोग भी डर से नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन ऑफ कोर्स कोई भी अपने सर पे क्यों लेगा, जो ऑलरेडी काम कर रहा है वो क्यों अपने ऊपर कुछ भी लेगा कि यार इसकी वजह से मैं इससे पंगा ले लूँ। तो सब अपना काम कर रहे थे, मैं हट चुकी थी। अचानक से मैंने एक गाना गाया, और जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मात्र 2 या 4 लोग होंगे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और तब से लेकर अब तक वो मेरे साथ हैं। जब काम रोका गया तो मेरे साथ मनोज मतलबी जी जो लिरिसिस्ट हैं, बहुत कमाल के राइटर हैं। पहला गाना भी उन्होंने ही गवाया जब मैंने सोलो गाया, और उसके बाद घुंघरू जी हैं जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इन दोनों ने, इनको भी धमकाया गया कि काम उसके साथ, जो काम करेगा उसके साथ मैं काम नहीं करूँगा, फिर तो आपकी लाइफ ख़त्म है। तो अंदरूनी रूप से डराया जाता था। कंपनी वाले अचानक से कॉल करते हैं मुझे, गाना रिलीज़ हुआ, सुपर डुपर हिट हो गया। उसके बाद तो बात इज्जत पे आ गई कि भाई मेरे अलावा सर्वाइवल कैसे, क्योंकि लास्ट डे जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग, ये शब्द थे उनके। यहाँ ऐसे ये स्टाइल जयबू के ने, यहाँ रहना पड़ेगा, वो बात मुझे मंजूर नहीं थी। मैं उसके खिलाफ खड़ी हुई। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे करना ही करना है। इंटरनली अचानक से मुझे कॉल आता है, एक बड़े कंपनी के मालिक हैं, उनका कॉल आता है कि मैं, उससे पहले वो लगातार गाने ले रहे थे, मैं आपका गाना नहीं ले सकता क्योंकि मुझे मना किया गया है, और मैं अगर मना किया तो मैंने अगर गाना लिया तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ मेरा पैसा लगा हुआ है वो डूब जाएगा, क्योंकि सामने वाला आदमी मना कर देगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, जाओ उसको लिया तो अब तुम जेलो। मुझे कॉल आया और मैं परेशान हो गई, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैं एक एक पैसा जोड़ जोड़ के एल्बम बनाना शुरू की। 20,000 में, 30,000 में गाने करने लगी, किसी से हेल्प लेने लगी। मेरे जो म्यूज़िक डायरेक्टर और राइटर हैं, उन्होंने मदद करना शुरू कर दिया। वैसे वैसे गाने हिट होने लगे, और इनको मतलब ऐसा हुआ, काटो तो खून नहीं, अभी इसका सर्वाइवल कैसे बंद करें। तब जाके और भी चीज़ें जब एक एक्सट्रीम लिमिट पे पहुंच गई, और आपको अगर सर्वाइवल पे बात आ जाए तो आप तो लड़ेंगे ना। आपको ज़बरदस्ती कोई डुबा दे तो आप कुछ तो हाथ पैर मारेंगे। वो हाथ पैर मारने का नतीजा था कि मैंने पहला इंटरव्यू दिया, और मैंने अपनी सारी बातें रख दी, जहाँ मुझे ऐसा लगा कि सर के ऊपर पानी निकल चुका है, अब मुझे बोलना चाहिए, न सिर्फ मेरे लिए, मेरे जैसी उन सारी साधारण लड़कियों के लिए जिन्होंने न जाने मेरे से कितने गुना ज़्यादा कोई गांव कस्बे में रह रही लड़कियां, या इंडस्ट्री में और भी चंद लड़कियां होंगी जो ये सब झेल रही होंगी, वो जो चुप हैं, शायद मैं उनकी आवाज़ बन पाऊँ। मैंने बोलना शुरू किया और अपनी सारी बातें इंटरव्यू के दौरान रखी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लोगों ने इसको अन्यथा भी लिया, चंद लोगों ने, और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ उस समय लगी थी, अब तो नहीं लगती है। अब तो मुझे संवेदना प्रकट करती हूँ मैं उन सारी लड़कियों के लिए, जो लड़कियां भी उस समय मेरे खिलाफ थीं और कहती थी कि ये तो नाटक कर रही है, ये तो जब तक सही था तब तक सही था, और अब खत्म हो गया है तो अब नाटक, उसको बेच रही है, उससे कमाना चाह रही है, ये फेम लेना चाह रही है। तो वो सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करती थी। मैंने अपनी बातें बेबाकी के साथ रखी, सारा कुछ बताया, पूरा हल्ला हुआ
केस मुकदमा बहुत सारी चीज़ें हो गई, लोग अगेंस्ट भी रहे, लेकिन मुझे पीस मिला अंदर। मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितनी शांति मिली। हो सकता था उसके बाद ये करने के बाद मुझे तरह तरह की धमकियाँ, सुबह 5 बजे से लेके रात अगेन सुबह मॉर्निंग तक नॉन स्टॉप फ़ोन, कम से कम 2000 कॉल्स आते थे नॉन स्टॉप। मार देंगे, ये कर देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे, यूपी में घुसने नहीं देंगे, आपका तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर से नीचे उतर के दिखा। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी डरती भी थी। मम्मी को लगता था क्यों इतनी वोकल है, आई मीन थोड़ा बहुत तो मैनेज करके चलना पड़ता है। मम्मी डरती थी बहुत, कुछ भी ऐसा हो गया अपशकुन या कुछ भी अगर मार भी दिया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी तो एक ही बेटी है। तो मम्मी डरती थी, लेकिन पापा ने कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया। बोला मार दिया जाएगा, मार दो, बस आगे बढ़, आगे बढ़ो, यहां से तुमको अपने लिए नहीं और भी लड़कियों के लिए तुमको ही स्टैंड लेना है। तुम बस आगे बढ़ते रहो, तुम चिंता इसकी मत करो कि लोग क्या कहेंगे। वो मुझे एक अलग हिम्मत दे गया पापा का कहना, और मैं लड़ती चली गई और अब भी लड़ ही रही हूँ। तो लेकिन अब काम, आपके गाने आते रहते हैं जी अब सोशल मीडिया पर आप खुश दिखती हैं। जी। हालांकि वो रील की दुनिया है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि रील की दुनिया से रियल लाइफ की दुनिया को जज नहीं करना चाहिए। कई बार हम रील पे से उतना दिखाते हैं जो लोगों को बिकता है, रियल में हम अलग होते हैं। हालांकि आपकी बात सुनकर मुझे एक शेर भी याद आया कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जरूरी है। अभी काम धंधा कैसा चल रहा है?